हेलो बेटा। कल हम लोग बात किए थे भूख की। भूख में स्पेसिफिक आप लोगों को पता ही दिया गया था, भूख, हंगर। और इसके बाद हम लोगों ने बात की ईटिंग डिसऑर्डर की। ईटिंग डिसऑर्डर के बाद आपके आ जाता है प्यास। आपको पता ही है, भूख, प्यास, काम, नींद, ये सब कुछ आपकी मोटिवेशन है। मोटिवेशन मोटिवेशन तो पता है ना। मोटिवेशन, MOTIVATION। इसमें अगर वर्ड वाइज देखें हम तो मोटिवेशन में आपका M इंडिकेट करता है, M माइंड, O ऑब्जर्वेशन, T थिंकिंग, I इमेज, V वेरिएबल्स, E एबिलिटी, T थॉट, I इंडिपेंडेंट, O ऑब्जेक्ट एंड नीड। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? यानी मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड हो सकती हैं। इसमें पहला है आपका माइंड, यानी मस्तिष्क। ओ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करेंगे। फिर निरीक्षण के बाद क्या करेंगे? टी थिंकिंग, चिंतन करेंगे। फिर आई इमेज, आपसी कल्पना करेंगे। भी वेरिएबल्स, कोई ना कोई चर जरूर होगा। ए एबिलिटी, योग्यता कोई होगी। टी थॉट, विचार आपके मन में आएंगे। आई इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से। ओ कोई वस्तु होगी, ऑब्जेक्ट होगा। एंड नीड। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ जो अभिप्रेरणा है ये आपकी जैविक और अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ अभिप्रेरणा जो शब्द है उसी से प्राणी की सभी प्रकार की जो अभिप्रेरणाएं हैं, प्रक्रमों का ज्ञान हमें हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि प्राणी द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके पीछे कोई न कोई एक उपकल्पना की प्रक्रिया जरूर होती है। यानी हाइपोथेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। तो उसमें कोई न कोई आपकी ज़रूर होगी परिकल्पना, अगर नहीं है तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ अगर मनोविज्ञान में हम बात करें तो अभिप्रेरणा एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यवहार करने के लिए जो व्यवहार व्यक्ति करता है उसमें व्यक्ति को शक्ति मिलती है। और साथ ही अभिप्रेरणा का एक खास उद्देश्य होता है जिसकी तरफ व्यक्ति कोई व्यवहार करता है या जिससे उत्तेजित होकर कोई व्यवहार करता है। ठीक है? तो यहाँ हम लोगों को अभिप्रेरणा में आपकी कई आवश्यकताएं हैं, जिसमें पढ़ना है हम लोगों को प्यास। आज हम लोग बात करेंगे प्यास की। ठीक है? क्योंकि आपकी भूख भी एक अभिप्रेरणा है, प्यास भी एक अभिप्रेरणा है, नींद भी एक अभिप्रेरणा है। तो यहाँ भूख, प्यास, जो नींद है, इनसे रिलेटेड जो अभिप्रेरणा है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे प्यास की। मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से, जो उन्होंने स्टडी किया उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि प्यास, मुंह के भीतर हमारे हमेशा गीलापन होता है। कभी ये गीलापन कम हो जाता है, कभी अधिक होता है। जब गीलेपन की अत्यधिक कमी होती है मुंह सूखने लगता है तो हमें प्यास की अनुभूति होती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने स्थानीय सिद्धांत के नाम से नाम दिया है। यानी मुंह में गीलापन कम हो जाए, तरलता कम हो जाए और जब हमारा मुंह सूखने लगे तो हमें प्यास की अनुभूति होती है। प्यास की अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति को साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया है स्थानीय सिद्धांत, लोकल थ्योरी ऑफ थ्रस्ट। ठीक है? इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कैनन 1932 द्वारा किया गया था। लेकिन
इस सिद्धांत से पूर्ण रूप से प्यास की व्याख्या नहीं हो पाई। फिर और मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें कि आपके ग्रिगेसन हैं 1932, फिर मॉन्टगोमरी हैं 1931, उन्होंने भी इस पर स्टडी किया, रिसर्च किया, और वो उनको अपने रिसर्च में ये मिला कि मुंह में जो सूखापन होता है सिर्फ वही प्यास का कारण नहीं है, बल्कि एक प्रारंभिक कार्य के रूप में ये कार्य कर सकता है। शुरुआत में लगेगा कि प्यास लगी है तो मुंह सूखा हुआ है, लेकिन इसका और भी कारण है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना था। कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे वो प्यास की व्याख्या के लिए फिजियोलॉजिकल बेस को बताया, कहीं ना कहीं कोई फिजियोलॉजिकल जो बेस होते हैं उनकी वजह से प्यास की अनुभूति होती है। इस पर मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनसे एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स जो होता है वो सिक्रेट होता है, जिसके कारण प्यास की अनुभूति होती है। इस हार्मोन्स का नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जो आपके किडनी को नियंत्रित करता है, जो आपके किडनी को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे हम पानी न ले रहे हों, चाहे पानी कम ले रहे हों, तो वैसी कंडीशन में जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो किडनी जो है वो हमारे शरीर से पानी की कम मात्रा को उत्सर्जित करता है। शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो ये पानी की कम मात्रा उत्सर्जित करता है, कौन? किडनी, जिससे कि हमारे शरीर का जो जल स्तर है, सामान्य जल स्तर है, वो बना रहे। और ये होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की वजह से, ऐसा रिसर्च में मनोवैज्ञानिकों को मिला। दूसरी तरफ एपिस्टीन और उनके जो सहयोगी थे, 1973 की मैं बात करूं, एपिस्टीन, तो उन्होंने शारीरिक क्रियाओं पर आधारित एक विशेष तरह का सिद्धांत तैयार किया, जिसे डबल डिप्रेशन थ्योरी कहा गया। उनका कहना है कि जो प्यास है, डबल डिप्रेशन थ्योरी की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, उसमें उनका कहना था कि ये जो प्यास है वो दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम होता है, वो किसी एक शारीरिक क्रिया का नहीं, बल्कि दो, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है डबल डिप्रेशन थ्योरी। तो इसमें कहा गया है कि प्यास जो है वो दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम होता है। यहाँ पे जो पहला परिणाम है, पहला कौन सा ऐसा है जो शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से हमें प्यास की अनुभूति हो रही है, तो इसमें पहला है आपका कि जो कोशिकाओं में पानी की कमी होती है, जो सेलुलर डिहाइड्रेशन है, उसके कारण हमें प्यास की अनुभूति होती है। दूसरी तरफ जब हमारे ब्लड में जो रक्तचाप है वो हमारा घटने लगता है और ब्लड की मात्रा में कमी आती है, यानी हाइपोवोलेमिक कंडीशन आती है, तब भी हमारे शरीर में पानी की जो होती है वो कमी हो जाती है। इस पानी की कमी से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, या कोशिकाओं का जो भीतरी भाग होता है, जो आपकी हाइपोवोलेमिक कंडीशन में जब ब्लड कम होने लगता है, तो वैसी कंडीशन में जो हाइपोवोलेमिया की स्टेज आती है, और इस सिचुएशन में जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, उनका आंतरिक भाग, कोशिकाओं का आंतरिक भाग जो है वो सूखने लगता है। तब एक विशेष प्रकार की जो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे ऑस्मो रिसेप्टर कहा गया है, एक विशेष प्रकार की ये कोशिका है ऑस्मो रिसेप्टर, वो उत्तेजित हो जाती है। ऑस्मो रिसेप्टर हमारी उत्तेजित हो जाती है, और ये तब उत्तेजित होती है जब हमारी कोशिकाओं का भीतरी भाग सूखने लगता है। ठीक है, तो जब ये उत्तेजित होती है आपकी ऑस्मो रिसेप्टर, तो ये मस्तिष्क के केंद्रों तक, उच्च केंद्रों का मतलब कि हाइपोथैलेमस तक नर्व इम्पल्स को भेजना शुरू कर देती है। जब भी कोशिकाएं सूखेंगी, उनका आंतरिक भाग सूखेगा, तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे ही एक्टिव हो गया तो ब्रेन के जो आपके उच्च केंद्र हैं,
जैसे बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस चूँकि वो आपके भूख और प्यास दोनों का केंद्र माना जाता है, तो यहाँ मैं दोनों की बात करूँगी, इंटरमीडियल हाइपोथैलेमस को रिलेटेड हाइपोथैलेमस दोनों की बात करूँगी। तो वहाँ तक जो आपके नर्व इम्पल्स हैं, स्नायुओं का प्रवाह है, वो जाने लगता है। जब वहाँ पर स्नायुओं का प्रवाह जाने लगता है तो शरीर में जल की कमी है, ये सूचना स्नायुओं के माध्यम से, नर्व इम्पल्स के माध्यम से मस्तिष्क के उच्च केंद्रों में यानी हाइपोथैलेमस के विभिन्न भागों तक भेजी जाती हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि अब हमको प्यास लग गई है और हमको पानी पीना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर हम प्यास की बात करें तो वास्तव में ये आपका दूसरा एक तरह का जैविक प्रतिरोध है, ड्राइव्स है, जो सभी व्यक्तियों में पाया जा रहा है। इसीलिए जो प्यास है उसको दो प्रकार का बताया गया है, किसी एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट है और इंट्रा सेलुलर थ्रस्ट है। तो यहाँ कहीं कहीं यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि कंपटीशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं, जिसमें आपको कोशिकीय शुष्कता प्यास या हाइपोवैल्मिक प्यास दोनों की बात की जाएगी। कहीं कहीं पर आपके बही कोशिकीय प्यास, अंतरा कोशिकीय प्यास, इसकी बात की जाएगी। तो यहाँ इन दोनों का क्लियर कर लीजिएगा कि जहाँ भी कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी, कोशिकाओं में सेलुलर में डिहाइड्रेशन की सिचुएशन आएगी, तो वहाँ पे जो प्यास आपके अंदर उत्पन्न होगी उस प्यास को कहा जाएगा आपकी कोशिकीय शुष्कता प्यास। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को जो मुंह है वो सूखने लगता है, कोशिकाओं का आंतरिक भाग सूखने लगेगा। आंतरिक भाग सूखने से जो ये सूचना है मस्तिष्क के केंद्रों तक जाएगी। मस्तिष्क के उच्च केंद्रों में हाइपोथैलेमस की मैं बात करना चाह रही थी, हाइपोथैलेमस तक जाएगी और यहाँ से हमको ये सूचना मिलती है कि हमको प्यास की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ आपके हाइपोवैल्मिक प्यास और कोशिकीय शुष्कता, कोशिकीय शुष्कता की इससे पहले मैंने बात की थी कि आपके जो मुंह है वो सूखने लगेंगे, मुंह का गीलापन कम हो जाएगा, जिससे हमें प्यास की अनुभूति हो रही है। तो ये कोशिकीय शुष्कता प्यास की बात हो जाती है। वैसे आपके जो प्यास हैं वो दो ही तरह के होते हैं, कोशिकीय शुष्कता प्यास या एक कोशिकीय शुष्कता और दूसरा हाइपोवैल्मिक। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ जो सेलुलर एक्स्ट्रा जो आपके सेलुलर थ्रस्ट हैं उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर थ्रस्ट हैं, उन दोनों की मैं यहाँ बात आपसे कर लूँ। यहाँ उसमें बताया गया है कि जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर जो कोशिकीय प्यास व्यक्ति में उत्पन्न होती है तो ये प्यास तब उत्पन्न होती है जब तरल पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर जो शारीरिक कोशिकाएं हैं उनसे न होकर के शारीरिक ऊतकों से होने लगता है। कहने का अर्थ है कि जब भी जो कोशिकीय शुष्कता होती है, ऐसी सिचुएशन तब उत्पन्न होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की गई है, जो हमारी बाहरी सेल्स हैं उनकी बात हो रही है। तो जब वो इस इनकी कारण एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट जो है बाह्य कोशिकाओं के कारण उत्पन्न होती हैं, तो ये तब उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर से, जो हमारी शारीरिक कोशिकाएं हैं उनसे, बॉडी सेल से, जो बॉडी टिश्यू है उनसे जब किसी तरल पदार्थ का निष्कासन होता है, तब हमको एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट की अनुभूति होती है। मतलब कैसे ऐसा होगा? आपने महसूस किया होगा, अगर गर्मी का मौसम है या हम पैदल चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है और इस तरह से जो शरीर से तरल तत्वों का निष्कासन हो रहा है, पसीना तरल ही होगा ना, तो यहाँ पे जो ये पसीना निकल रहा है उससे हमारे शरीर से तत्वों का निष्कासन हो रहा है और तरल रूप में हो रहा है, उससे पानी बाहर जा रहा है। साथ ही आपकी जो जैसे कि वोमिटिंग आ रही है, डायरिया की कंडीशन है, इससे भी आपके जो शरीर है उससे तरल पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इसमें आपको जो प्यास की अनुभूति हो रही है
उसी प्यास को कहा गया है एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट। क्लियर है? शरीर से पसीना निकलना, तरल पदार्थों का निष्कासन या तरल तत्वों का निष्कासन, ब्लीडिंग, अत्यधिक रक्त का निकलना, वॉमिटिंग होना, डायरिया का हो जाना, ऐसी कंडीशन में जो हमारी बॉडी से जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, तरल तत्व होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस स्थिति को कहा गया है एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट। इसी स्थिति को शेवर और टार्पे 1993 शेवर और टार्पे, ये दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं। ये आप लोगों की कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो शेवर और टार्पे 1993 ने इस प्रकार की जो प्यास है जिसमें शरीर से तरल पदार्थों का निष्कासन हो रहा है, ऐसी प्यास को हाइपोवोलेमिक प्यास कहा है। क्लियर है? यानी हाइपोवोलेमिक प्यास या एक्स्ट्रा सेलुलर जो थ्रस्ट है वो आपकी एक ही बात है। क्लियर? इस हाइपोवोलेमिक प्यास में जो आपका ब्लड है उसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ बीपी आपकी लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। साथ ही इन सभी अवस्थाओं में जो प्यास को, जो ऐसी कंडीशन है कि बीपी लो हो जा रही है, ब्लड की कमी हो जा रही है, ऐसी प्यास को ही हाइपोवोलेमिक प्यास कहा गया है या वही कोशिकीय प्यास भी कहा जाता है। ठीक है? दूसरी प्यास है आपकी वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक थ्रस्ट जो है वो ऐसा प्यास है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसकी मात्रा में कमी से ही उत्पन्न होता है। ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक प्यास जो है आपकी इसी हाइपोवोलेमिक प्यास को ही वॉल्यूमेट्रिक प्यास कहा गया है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। तो यहाँ जो वॉल्यूमेट्रिक प्यास है आपकी, वॉल्यूमेट्रिक थ्रस्ट है, इसमें जो शरीर में आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होते हैं, बहिकोशिकीय जो तरल पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा में कमी होने लगती है या उनकी मात्रा में कमी हो जाती है, तब वॉल्यूमेट्रिक प्यास की उत्पत्ति होती है या महसूस होता है व्यक्ति को। इस तरह की प्यास की मूल कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो उसकी विशेषता है, उसमें यह है कि इसमें जो तरल पदार्थ आपके होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्यास में, हाइपोवोलेमिक प्यास में या एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट में, तीनों एक ही हैं, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, इसकी विशेषता मूल यही है कि इसमें जो आपके तरल पदार्थ होते हैं वो आपके जो बॉडी टिश्यू हैं उसको अगल बगल से न कि शरीर की कोशिकाओं से निष्कासित करते हैं। यानी जो शारीरिक ऊतक के आसपास से जो शारीरिक कोशिकाएं होती हैं उनसे आपके तरल पदार्थ का निष्कासन होता है, न कि कोशिकाओं से आपका होता है। जो बॉडी सेल होते हैं उससे निष्कासन नहीं होता, वो जो शारीरिक टिश्यूज होते हैं उनके आसपास से निष्कासन होता है। किसका? तरल पदार्थों का। इस पर बहुत सारे रिसर्च किए गए और रिसर्च से मिला भी, जो रिसर्च किया गया उस रिसर्च से मिला कि इस तरह के जो आपके मौके होते हैं जहाँ कोल्ड एल्कोहल पर्सन पी कर के प्यास बुझाने का प्रयास करता है, तो ऐसी जहाँ सिचुएशन होती है वहाँ हम आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडे पानी का यूज़ करते हैं तो वैसी कंडीशन में पसीना आने लगता है। नोटिस किया होगा तो किया होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सामान्य बनाए रखने के लिए शरीर से जो कोशिकाएं होती हैं, जो बॉडी टिश्यू होते हैं, जो बॉडी सेल होते हैं, वो अतिरिक्त तरल पदार्थ का निष्कासन करके बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टडी से जो स्पष्ट हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पर्सन कोल्ड एल्कोहल लेकर के अपना प्यास बुझाने का प्रयास कर रहा है, तो वो जो सिचुएशन होती है वहाँ पर बहिकोशिकीय प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? अगर हम इंट्रासेलुलर थ्रस्ट की बात करें, अभी तक तो हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे हम लोग इंट्रासेलुलर थ्रस्ट। जो इंट्रासेलुलर थ्रस्ट है यह वैसी प्यास है जिसमें जो व्यक्ति है जिसको वैसी प्यास लगी हुई है
उसमें जो जल का निष्कासन है, जो तरल पदार्थों का निष्कासन है, वो आपकी शारीरिक कोशिकाओं यानी बॉडी सेल के भीतर से होता है। बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिसमें जल का निष्कासन आपके बॉडी सेल के भीतर से होता है। इससे पहले वाला कहाँ से हो रहा था? टिश्यू से हो रहा था, उसके आसपास से हो रहा था। यहाँ बॉडी सेल से ही होता है। तो जब व्यक्ति जैसे नमकीन चीज़ों को खा रहा है तो रक्त में जो है आपके जो वाटर सोडियम है, जल में जो सोडियम है, उसका जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, यानी जब भी हम नमकीन चीज़ों को ले रहे हैं तो शरीर में हमारी जो ये आपका जो वाटर सोडियम है वो डिस्टर्ब होने लगता है, उसका जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस स्थिति में जो आपका ब्लड है उसमें भी जो जल सोडियम है, आपका वाटर सोडियम है, उसमें भी डिस्टर्ब होगा। इससे क्या होता है कि जब हम नमकीन चीज़ों को खाते हैं तो जो सोडियम डिस्टर्ब हुआ है, साथ ही जो शारीरिक कोशिकाएं हैं उनसे जो आपका पानी है निकल करके दूसरी तरफ जाने लगता है। यानी यहाँ से जो कोशिकाएं शुष्क हो जा रही हैं उसके बगल वाली कोशिका दब करके उससे रस निकल करके दूसरी कोशिका में जा रहा है, डिस्टर्बेंस उसकी दूर करने के लिए, सोडियम का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए। जो पहली कोशिका है वो अपने अंदर से जल निकाल करके दूसरी कोशिका को ट्रांसफ़र करने लगती है। यानी जो डिस्टर्ब कंडीशन होती है आपकी वाटर सोडियम की, उसको वो बैलेंसिंग करने लगता है। इस स्थिति में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब कोशिकाओं में निर्जलीकरण की स्थिति, डिहाइड्रेशन की कंडीशन जब आने लगती है तभी व्यक्ति को प्यास की अनुभूति होती है। ऐसे प्यास को कहा गया है ऑस्मोटिक थ्रस्ट। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक थ्रस्ट। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रस्ट यानी वही कोशिकीय प्यास, हाइपोवेल्मिक प्यास, वॉल्मेट्रिक प्यास, ये तीनों चीज़ें आपकी एक ही थी। दूसरी बात हम लोग कर रहे थे इंट्रासेलुलर थ्रस्ट या ऑस्मोटिक थ्रस्ट, ऑस्मोटिक प्यास, ये दोनों एक हैं। क्लियर यहाँ पे हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो व्यक्ति को कोशिकाओं के निर्जलीकरण से, कोशिकाओं के डिहाइड्रेशन से हमें जिस प्यास की अनुभूति हो रही है उस प्यास को कहा गया है आपकी ऑस्मोटिक थ्रस्ट। यहाँ प्यास की अगर हम शारीरिक क्रियाओं के रूप में अगर बात करें, जो प्यास की व्याख्या है उसको अगर हम शारीरिक क्रियाओं के रूप में करना शुरू करें तो यहाँ डबल डिप्लेशन जो थ्योरी है इसकी बात मैंने पहले भी की थी, जिसको एपेस्टीन और उनके सहयोगी ने दिया था। तो डबल डिप्लेशन जो आपकी हाइपोथेसिस है उसमें ये कहा गया है कि जो प्यास है वो वास्तव में दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम होता है। ये जो प्यास है आपकी वो दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है, किसी एक शारीरिक क्रियाओं के कारण ऐसी प्यासों की उत्पत्ति नहीं होती। यानी कोशिकाओं में पहला तो है आपका कि कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाना यानी सेलुलर डिहाइड्रेशन, दूसरा है आपकी हाइपोवेल्मिक की कंडीशन। यहाँ दोनों जो सिचुएशन है, जब शरीर से अधिक पानी किसी वजह से निकल जाए, चाहे वोमिट करके निकल जा रहा है, चाहे ब्लीडिंग हो रही है, चाहे डायरिया की सिचुएशन है, किसी भी कंडीशन में, या एक्सरसाइज से निकल रहा है, तो जब से भी आपके शरीर से जब पानी की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में जब बाहर निकल जाता है या ज़रूरत के अनुसार हम पानी ले ही नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो सूखने लगती हैं। शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो सूखने लगती हैं। जब शरीर की कोशिकाएं सूखती हैं तो हाइपोथैलेमस में एक विशेष प्रकार का जो आपका तंत्रिका कोशिका है जिसे ऑस्मो रिसेप्टर कहा गया है, या इसको साल्ट रिसेप्टर भी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको। हाइपोथैलेमस में एक विशेष प्रकार की जो तंत्रिका कोशिका होती है जिसे ऑस्मो रिसेप्टर या साल्ट रिसेप्टर भी कहते हैं, इसको आप कोट कर लीजिएगा। ये आपकी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कभी कभी वो ऑस्मो रिसेप्टर ना पूछ करके साल्ट रिसेप्टर पूछ देता है। ठीक है,
तो यहाँ जो आपका ये साल्ट रिसेप्टर है, चूँकि तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को मस्तिष्क में ले जाती हैं, मस्तिष्क का एक विशेष केंद्र हाइपोथैलेमस तक ले जाएंगी। हाइपोथैलेमस में जो आपकी एक जो साल्ट रिसेप्टर है या ऑस्मो रिसेप्टर है, वो उत्तेजित होकर के ऑस्मो रिसेप्टर आपका एक्टिव हो जाएगा और जो नर्व सिंपल्स हैं इसकी सूचना दे देता है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, जिससे हमें प्यास की अनुभूति होती है। वास्तव में ये जो आपका साल्ट रिसेप्टर है वो जो हमारे शारीरिक तरल पदार्थ में जो नमक की सांद्रता होती है उसमें गड़बड़ी या डिसबैलेंसिंग के कारण उत्पन्न होता है। वास्तविकता यही है कि जब भी हमको ऐसी प्यास लगती है जो साल्ट रिसेप्टर टाइप की, तो जो साल्ट रिसेप्टर टाइप की हमको प्यास लग रही है उस प्यास में, उस कंडीशन में हमारे शरीर में जो नमक की सांद्रता होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है या क्षुब्ध हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को पानी के लिए वो प्रेरित करता है ताकि इस डिसबैलेंसिंग को, इस डिस्टर्बेंस को दूर किया जा सके। शरीर की कोशिकाओं में जो ये पानी की स्थिति होती है या पानी की कमी की जो ये स्थिति है, इसे ही सेलुलर डिहाइड्रेशन जो है कहा गया है। जो सेलुलर डिहाइड्रेशन है इसी को कहा जाता है, जो हमारे साल्ट रिसेप्टर की वजह से उत्पन्न हो रही है या हमारे शरीर में जो सोडियम की मात्रा घट रही है। शरीर में जो पानी की कमी है उसके हो जाने से, अगर मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, ब्लड में हमारे कमी आने लगती है। ब्लड में कमी आएगी, अगर ब्लड में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा बीपी भी लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट और किडनी इन दोनों में बैरो रिसेप्टर होते हैं, ये पता करने लगते हैं जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी होगी तो ब्लड में कमी आएगी, ब्लड में कमी आएगी तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो लो होगा। ब्लड प्रेशर लो होता है तो इस चूँकि ब्लड प्रेशर में अगर कमी आ रही है, लो हो रहा है, तो हार्ट और किडनी इन दोनों में वेरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये जो आपके वेरो रिसेप्टर होते हैं वो एक्सेप्ट करने लगते हैं, यानी रिसेप्ट करने लगते हैं। वेरो रिसेप्टर ये पता कर लेते हैं कि हार्ट और जो किडनी है वो उसका फंक्शन स्लो चलने जा रहा है या बीपी लो हो गई है। तो ब्लड जो आपका बीपी लो हो रहा है उससे किडनी जो है आपकी, उससे एक तरल पदार्थ निकलने लगता है। आपकी किडनी से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है। ये जो तरल पदार्थ होता है उसका नाम है रेनिन। इसको रेनिन कहा गया है। यानी जब भी हमारा बीपी लो होगा तो हमारे किडनी से रेनिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेनिन जब निकलना शुरू होता है तो रेनिन से खून में जो ये रेनिन है वो ब्लड में मिलने लगता है, खून में मिलने लगता है। तो इससे एक विशेष तरह का दूसरा तरल पदार्थ एंजियोटेंसिन प्रथम या एंजियोटेंसिन द्वितीय, ये दोनों बनने लगते हैं। तो यहाँ एंजियोटेंसिन जब आपका बनने लगता है, जो आपका बना हुआ था रेनिन का सिक्रेशन हुआ, रेनिन जो है वो ब्लड में मिला, ब्लड में जैसे ही आपका रेनिन मिलता है तुरंत वहाँ पे एंजियोटेंसिन द्वितीय या सेकेंड जो है वो बनने लगता है। एंजियोटेंसिन जब सेकेंड आपके शरीर में बनने लगता है तो उस एंजियोटेंसिन प्रथम के बाद एंजियोटेंसिन द्वितीय, और एंजियोटेंसिन जब द्वितीय यानी सेकंड जब जैसे ही बनता है व्यक्ति को प्यास की अनुभूति शुरू हो जाती है और वह पानी पीना शुरू कर देता है या चाहता है, अगर पानी उपलब्ध है तो पीना भी शुरू कर देगा। इस तरह अगर हम बात करें तो ये जो आपका डबल डिप्रेशन जो थ्योरी है, इसमें प्यास के लिए दो शारीरिक आधार बताए गए हैं, जो फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं इसके, वो दो ही आधार बताए गए हैं इसका, सेलुलर डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिक प्यास। ये दोनों प्यास जो है, जो सेलुलर डिहाइड्रेशन है वो कोशिकाओं में शुष्कता के कारण या सोडियम की कमी के कारण जो उसमें शुष्कता उत्पन्न होती है उससे प्यास की अनुभूति हो रही है। और हाइपोवोलेमिक प्यास जो है आपकी जो किडनी के वजह से रेनिन की और रेनिन से फिर एंजियोटेंसिन के बनने से उत्पन्न हो रही है, उसको हाइपोवोलेमिक प्यास कहा गया है। क्लियर है? हमारे शरीर में जो जल या जो तरल पदार्थ होते हैं
वो लगभग 2/3 भाग कोशिकाओं के अंदर ही होता है। हमारे शरीर में जो भी जल या जो तरल पदार्थ भरे होते हैं वो लगभग 2/3 भाग उसका हमारी कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं के भीतर होता है। इसी को आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, यानी अंतःकोशिकीय तरल, इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसे ही कहा जाता है। बाकी का जो आपका 1/3 जो तरल पदार्थ है या जल है वो इन कोशिकाओं के बाहर, जो इंट्रासेलुलर होते हैं उनके बाहर जो बॉडली टिश्यू होते हैं उसमें होता है, शारीरिक ऊतकों में पाया जाता है। ये सभी तरह के जो तरल पदार्थ होते हैं, चाहे वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो चाहे बॉडली टिश्यू के फ्लूइड हो, इन दो सभी में जो आपके सभी तरह के शारीरिक तरल पदार्थ हैं उन सभी में सोडियम क्लोराइड या नमक, नॉर्मली जान लीजिएगा, चाहे सोडियम क्लोराइड होगा या साल्ट होगा, इट मीन्स नमक होता है। जो तंत्रिकीय संरचना हमारी है, न्यूरल ट्रांसमिशन है, जो तंत्रिकीय जो संरचना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी जो हमारे शरीर में ये तरल पदार्थ होता है, चाहे इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो चाहे बॉडी टिश्यू में के अंदर की जो फ्लूइड हो, वो जो भी तरल पदार्थ होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिकतम होती है या साल्ट होता है। ये आपके सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे न्यूरल ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले मैंने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में मुझे बताया था, तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन थी कि सोडियम आयन जो है, पोटेशियम आयन जो है वो कैसे आपकी नर्वस सिस्टम में न्यूरल जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे कैसे जा रहे हैं, तो वो सब उसी के द्वारा क्रिया होती रहती है, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ही होता है। तो ये हमारे जो न्यूरल ट्रांसमिशन होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें आपके सोडियम क्लोराइड की लगभग मात्रा होती है आपके 0.9%। ये भी आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो सोडियम पाया जाता है या सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है वो कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपके होगा कि हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है 0.9% तक होती है। क्लियर है? तो यहाँ हम बात कर रहे थे प्याज की और हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा शरीर में 0.9% है। जब हम अंतरा एवं बही कोशिकाओं, चाहे हम आंतरिक कोशिकाएं हैं चाहे बाहरी कोशिकाएं हैं, इनमें सोडियम क्लोराइड की सांद्रता को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनकी सांद्रता जो है वो संतुलित होती है शरीर में, चाहे हम आंतरिक कोशिकाओं की बात करें चाहे बाह्य कोशिकाओं की बात करें, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें चाहे इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें। इसमें जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसमें जो इसकी सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन जो सोडियम क्लोराइड है वो संतुलित होती है। और ये दोनों तरह के जो तरल पदार्थ हैं इनकी इस अवस्था को, दोनों तरह के तरल पदार्थ, यहाँ दोनों की बात की, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों जो फ्लूइड हैं, इन दोनों प्रकार के जो आपके तरल पदार्थ हैं इसी को कहा गया है इसोटोनिक। इस अवस्था को कहा गया है आइसोटोनिक, ठीक है। तो ये जो आपकी आइसोटोनिक की अवस्था का मतलब ये हो गया कि आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उनमें संतुलन बना हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों में, चाहे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो चाहे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, इन दोनों में कोई भी एक तरल पदार्थ में अत्यधिक साल्ट की मात्रा हो जाती है, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा इन दोनों में किसी में भी एक में बढ़ जाती है या किसी में कम हो जाती है, तो इस अवस्था को, जिसमें कि आपकी सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक हो गई या कम हो गई, जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो अगर अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो इस अवस्था को कहा गया है हाइपरटोनिक। यानी अगर मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ गई है इन दोनों में
इन दोनों का मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर इनके तरल पदार्थों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो इस अवस्था को कहा गया है आपका हाइपरटोनिक। ठीक है, जो हाइपरटोनिक की अवस्था होती है इसमें हमारे जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें सोडियम की मात्रा अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर उसमें नमक का अगर सामान्य से कम सांद्रता कर दें या नमक की मात्रा कम हो जाए तो इसे हाइपोटोनिक कहा गया है। यानी नमक की अधिक मात्रा होगी तो हाइपोटोनिक, कम मात्रा होगी तो हाइपरटोनिक। क्लियर है? इस अवस्था को कहा गया है शरीर की इस असंतुलित अवस्था को। शरीर की इस असंतुलन क्यों हुआ? क्योंकि कुछ जो कई इंट्रासेलुलर है या जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपकी फ्लूइड है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है या कमी हो गई है, तो संतुलन की अवस्था डिसबैलेंस हुई, यानी आइसोटोनिक की जो फेज है वो समाप्त हो गई है और असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस असंतुलित अवस्था को जिस प्रक्रिया के द्वारा सुधारा जाता है, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति में एक तरह की बेचैनी का अनुभव होगा। व्यक्ति उस बेचैनी से अपने आप को हटाने की कोशिश करेगा। तो जिस प्रोसेस को यूज करता है इस असंतुलन को दूर करने के लिए, जिस प्रोसेस को पर्सन दूर कर रहा है जिस प्रोसेस को यूज कर रहा है असंतुलन की स्थिति को दूर करने के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बराबर होती है, इस अवस्था को आइसोटोनिक कहा गया है। लेकिन जब इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, नमक की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो इस अवस्था को हाइपोटोनिक कहा जाता है, हाइपरटोनिक। दूसरी, जब एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में नमक की यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, उसकी सांद्रता कम हो जाती है, तो इसे हाइपोटोनिक कहा गया है। इस असंतुलन की स्थिति को दूर करने के लिए, इस असंतुलन की स्थिति को जब हम दूर करना चाहेंगे तो जिस प्रक्रिया के द्वारा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जिस प्रक्रिया मस्ट है, क्योंकि विदाउट प्रोसेस असंतुलन की स्थिति आपकी दूर नहीं हो सकती। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा इसे आपके असंतुलन की अवस्था को दूर किया जा रहा है या असंतुलन की अवस्था को सुधारा जा रहा है, उस प्रक्रिया को कहा गया है ऑस्मोसिस। ठीक, ये जो आपकी ऑस्मोसिस क्रिया है उसमें कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के जो हाइपोटोनिक आपके भाग होते हैं, हाइपोटोनिक जो साइड है, उससे जो तरल पदार्थ है वो निकल जाता है। जब ये ऑस्मोसिस की क्रिया आपकी शुरू होती है तो ऑस्मोसिस की क्रिया में जो आपकी कोशिकाओं का मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो हाइपोटोनिक उस साइड से सेल होंगी, तो सेल मेम्ब्रेन के हाइपोटोनिक साइड से जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ है तरल उसमें, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वो रिस करके बाहर निकलने लगते हैं और जाकर के कोशिका झिल्ली के जो दूसरी तरफ आ जाता है, यानी एक साइड से दूसरी साइड, सेल मेम्ब्रेन की एक झिल्ली से जो थी उसको पार करके वो दूसरी तरफ चला जाता है, ताकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ सोडियम क्लोराइड की मात्रा बराबर हो जाए। ठीक, यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि ऑस्मोसिस की जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन के हाइपोटोनिक जो साइड होती है उस हाइपोटोनिक साइड से तरल पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है और सेल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ वो चला जाता है। कौन चला जा रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जितना आपके सेल मेम्ब्रेन की इस तरफ था उतना ही सेल मेम्ब्रेन के उस तरफ आ गया। अब दोनों तरफ जो सोडियम क्लोराइड की जो सांद्रता है वो बराबर हो जाएगी, तो यहाँ ऑस्मोसिस की क्रिया समाप्त हो जाएगी। यानी ऑस्मोसिस की क्रिया तभी शुरू होती है जब आपके इंट्रासेलुलर में जो सोडियम क्लोराइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपके फ्लूइड है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा जब डिसबैलेंस होती है तभी ऑस्मोसिस की आपके प्रोसेस स्टार्ट होंगे।
ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके हाइपोटोनिक साइड से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा, जिसमें कि आपका सोडियम क्लोराइड होगा, वो सेल मेम्ब्रेन के दूसरी भाग की तरफ चला जाता है। ये दोनों तरफ जब हो जाता है, दोनों तरफ होने का मतलब कि जब सोडियम क्लोराइड की मात्रा दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाती है तो ऑस्मोसिस की क्रिया जो है वो रुक जाती है। कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ सोडियम क्लोराइड की मात्रा बराबर हो गई, अब प्यास की अनुभूति नहीं होगी। क्लियर है?